नमस्कार। आज हम भारत की पहली शहरी सभ्यता, जिसे हड़प्पा या सिंधु घाटी संस्कृति कहते हैं, की एक खास पड़ताल करने वाले हैं। और इसके लिए हम आर.एस. शर्मा की किताब प्राचीन भारत के कुछ अहम हिस्सों का सहारा लेंगे। जी। ये वो समय था, आज से लगभग 4,500 साल पहले, कांस युग में, जब इस धरती पर पहली बार शहर बसे। सोचिए कितना कितना रोमांचक रहा होगा। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा का मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन स्रोतों से हड़प्पा सभ्यता के सबसे जरूरी और दिलचस्प पहलू निकालना। उनकी बसावट कैसी थी, जिंदगी कैसे चलती थी, और वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए इस प्राचीन दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन उस वक्त की जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं थीं, उनसे कई मायनों में अलग थी। अच्छा, किस तरह से? खासकर इसका फैलाव और शहरों की योजना, वो तो बेमिसाल थी। आज की इस बातचीत में हम देखेंगे कि शर्मा की किताब हमें उस दौर की क्या तस्वीर दिखाती है। तो शुरुआत करते हैं इसकी खोज से। ये सभ्यता दुनिया की नजरों में आई कैसे? अचानक से? हाँ, एक तरह से। बात 1921 की है, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। ये जगह अब पाकिस्तान के पंजाब में है। अच्छा। और फिर उसके तुरंत बाद राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खोज की, जो सिंध में है, वो भी पाकिस्तान में। और फिर तो जैसे परतें खुलने लगी और एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता सामने आ गई। जी हाँ। और इसका फैलाव, मैंने पढ़ा है कि वो सचमुच चौंकाने वाला है। ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे तक ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से लेकर गुजरात, राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक इसके निशान मिले हैं। अरे वाह! उत्तर में आप देखो तो जम्मू के पास मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर दायमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में मेरठ के पास आलमगीरपुर तक। इतना बड़ा इलाका? हाँ, किसी और कांस्ययुगीन सभ्यता का इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार नहीं मिलता। ये अपने आप में हैरान करने वाला है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी हुई? दोनों के मिले जुले क्षेत्रफल से भी बड़ी थी। हाँ, ये इसके संगठनात्मक विस्तार की ओर भी इशारा करता है कि कैसे इतने बड़े इलाके में एक रूपता बनाए रखी गई। और कितनी जगह मिली है अब तक? अब तक तो छोटी बड़ी मिलाकर 2800 से ज्यादा हड़प्पा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। 2800? जी। इनमें बड़े शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखी घड़ी, जो हरियाणा में है, और भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे चन्हूदड़ो, लोथल और धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में और बनावली हरियाणा में। इस सभ्यता का जो सबसे विकसित शहरी दौर था, जिसे हम परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं, वो मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अच्छा, 2500 से 1900 ईसा पूर्व। हाँ, यही वो समय है जब इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषताएं नजर आती हैं। और यहीं से बात और दिलचस्प लाती है जब हम उनके शहरों की बनावट देखते हैं। मैंने सुना है कमाल की इंजीनियरिंग और प्लानिंग थी। बिल्कुल। शहर अक्सर एक ग्रिड पैटर्न पर बसे होते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब जैसे चेसबोर्ड होता है ना, मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थीं और गलियां उन्हें लगभग समकोण पर काटती थीं। तो पूरा शहर चौकोर या आयताकार ब्लॉक में बंट जाता था, बहुत व्यवस्थित। वाह! और ये भी सुना है कि शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे? हाँ, ज्यादातर बड़े शहरों में ये विभाजन दिखता है। एक पश्चिमी टीला जो छोटा लेकिन ऊंचा होता था, इसे घड़ी या सिटाडेल कहते हैं। अक्सर इसकी किलेबंदी भी होती थी। तो वहां कौन रहता था? शासक वर्ग शायद, या फिर महत्वपूर्ण प्रशासनिक या सार्वजनिक इमारतें वहां होती होंगी। और दूसरा हिस्सा पूर्व में होता था, जो बड़ा लेकिन निचला होता था। उसे निचला शहर कहते हैं, जहां आम लोगों के घर होते थे। तो ये एक तरह का सामाजिक विभाजन दिखाता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये विभाजन निश्चित रूप से सामाजिक संरचना की ओर इशारा करता है, पर उसका सटीक स्वरूप क्या था, ये कहना मुश्किल है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, उनकी वो जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, वो भी कहते हैं अपने समय से बहुत आगे था। अरे वो तो अद्भुत था। आप सोचिए, लगभग हर घर में अपना आंगन और बाथरूम होता था। हर घर में? जी हाँ, और घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर सड़क की मुख्य नाली में जाता था। ये मुख्य नालियां भी ईंटों या पत्थर की सिलियों से ढकी होती थीं। कमाल है। और जगह जगह पर इनमें मैनहोल या सोख्ता गड्ढे भी बने होते थे,
ताकि सफाई आसानी से हो सके। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति उनकी जागरूकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। उस जमाने में कहीं और ऐसी विकसित व्यवस्था नहीं मिलती, न मेसोपोटामिया में न मिस्र में। और वो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो क्या था? हाँ, वो शायद इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये घड़ी वाले हिस्से में मिला है। ये पक्की ईंटों से बना एक बड़ा आयताकार टैंक है, करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। काफी बड़ा है। बिल्कुल। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। पास में कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने थे। और पानी लीक न हो इसके लिए इसमें बिटुमिन, मतलब जो प्राकृतिक टार होता है, उसका लेप भी लगाया गया था। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? कोई खास मौका? हाँ, शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामुदायिक स्नान के लिए। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं दिखाता, बल्कि ये भी इशारा करता है कि सामुदायिक और संभवतः धार्मिक गतिविधियां उनके शहरी जीवन के केंद्र में थीं, भले ही हमें मेसोपोटामिया जैसे बड़े मंदिर न मिले। और इमारतों में क्या कोई और बड़ी इमारत मिली है? हाँ, मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत असल में एक अन्न भंडार थी, एक ग्रैनरी, लगभग 40 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी। अन्न भंडार मतलब अनाज रखने की जगह? जी बिल्कुल। और हड़प्पा की गढ़ी में भी एक लाइन से बने 6 अन्न भंडार मिले हैं। उनका कुल क्षेत्रफल लगभग मोहनजोदड़ो के इस बड़े अन्न भंडार जितना ही है। कालीबंगन जैसी जगहों पर भी ऊंचे चबूतरे मिले हैं, जो शायद अन्न भंडारों के ही आधार रहे होंगे। तो इतने बड़े अन्न भंडारों का क्या मतलब है? बहुत अनाज होता था? ये दिखाता है कि अनाज का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता था और शायद राज्य या प्रशासन उसे इकट्ठा करता था। ये संभवतः टैक्स के रूप में जमा किए गए अनाज को रखने के लिए थे। ये एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। मतलब अनाज जमा करना, फिर शायद बांटना भी? हाँ, संभवतः पुनर्वितरण भी होता होगा। और हड़प्पा में तो इन भंडारों के पास अनाज कूटने के गोल चबूतरे और मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे 2 कमरों वाले घर, मतलब बैरक जैसे, वो भी मिले हैं। यानी पूरी प्रक्रिया काफी संगठित लगती है। बिल्कुल। अच्छा, इस बेहतरीन योजना के अलावा उनके निर्माण की एक और खासियत मैंने पढ़ी है, उनकी ईंटें ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, और वो भी एक मानक आकार की, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज रेशो 4:2:1। और ये बात खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि उसी समय मिस्र में ज्यादातर कच्ची, मतलब धूप में सुखाई ईंटों का इस्तेमाल होता था, और मेसोपोटामिया में भी पक्की ईंटों का इतना बड़े पैमाने पर और इतने मानकीकृत तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्ड साइज की ईंटें हर जगह मिलना, ये क्या दिखाता है? ये वाकई काबिले गौर है। हजारों किलोमीटर दूर तक एक ही अनुपात की ईंटों का मिलना किसी मजबूत व्यवस्था या शायद व्यापक सांस्कृतिक एकता का संकेत देता है। ये उनकी निर्माण कला और बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता को भी दिखाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पत्थर आसानी से मिलता था, जैसे गुजरात के धोलावीरा और लोथल में, वहां उन्होंने पत्थर का भी इस्तेमाल किया। ये उनकी व्यावहारिकता को दिखाता है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना जानते थे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि इतने बड़े शहर, इतनी प्लानिंग, ये सब चलता कैसे था? जाहिर है खेती गाड़ी उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही होगी। हाँ, और माना जाता है कि उस समय सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र आज की तुलना में ज्यादा हरा भरा और उपजाऊ था। अच्छा, आज तो काफी सूखा इलाका है उधर। हाँ, पर तब शायद बारिश भी ज्यादा होती थी और पास के जंगलों से उन्हें इमारतें बनाने और ईंटें पकाने के लिए भरपूर लकड़ी मिलती होगी। तो उगाते क्या थे वो मुख्य रूप से? मुख्य रूप से गेहूं और जौ, साथ ही कई तरह की दालें जैसे मटर, मसूर, चना और तिलहन जैसे तिल, सरसों भी। चावल के उपयोग के संकेत मिले हैं, खासकर लोथल और रंगपुर, गुजरात से। लेकिन लगता है ये गेहूं और जौ जितना आम नहीं था। गुजरात जैसे इलाकों में बाजरा और रागी के भी प्रमाण मिले हैं। और एक चीज जो हड़प्पा सभ्यता को खास बनाती है, कपास, कॉटन। हाँ, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वालों में से थे। सबसे पहले? जी, शायद इसी वजह से बाद में यूनानियों ने इस इलाके को सिंडन कहा, जो सिंधु से ही निकला शब्द लगता है। अच्छा, और सिंचाई कैसे करते थे? नहरें वगैरह थीं? वे शायद मुख्य रूप से नदियों में आने वाली सालाना बाढ़ के पानी पर निर्भर थे। बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी,
नहरों द्वारा सिंचाई के बहुत स्पष्ट और व्यापक प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि अफगानिस्तान में शौरतुगई जैसी दूर की बस्ती में कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं। और जानवरों में क्या पालते थे? खेती के साथ पशुपालन भी अहम था। वे बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। बैल खास थे शायद, मोहरों पर बहुत दिखते हैं। हाँ, खासकर कुबड़ वाले बैल का चित्रण बहुत मिलता है। लगता है ये उनके लिए खास महत्व रखता था, शायद धार्मिक भी। कुत्ते और बिल्ली भी पालतू थे। गधे और ऊंट शायद माल ढुलाई के काम आते थे। और घोड़े के बारे में क्या पता है? घोड़े को लेकर थोड़ी बहस है। कुछ जगहों से, जैसे मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतहों, लोथल और सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां या अवशेष मिले हैं। लेकिन ये कितने आम थे और उनका क्या उपयोग था, ये साफ नहीं है। इतना जरूर लगता है कि ये सभ्यता बाद के वैदिक आर्यों की तरह घोड़े पर केंद्रित नहीं थी। मोहरों पर हाथी और गैंडे जैसे जानवरों के चित्र बताते हैं कि वे इन जानवरों से भी परिचित थे। ठीक है, अब तकनीक की बात करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण और खेती के लिए तकनीक भी जरूर उन्नत रही होगी। जैसा हमने शुरू में कहा, ये कांसा युग था। जी, ब्रॉन्ज एज। वे तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। कांसा तांबे से ज्यादा कठोर और मजबूत धातु होती है। तांबा और टिन लाते कहाँ से थे? तांबा उन्हें शायद राजस्थान की खेतड़ी की खानों से और बलूचिस्तान से मिलता था। टिन कहाँ से आता था, ये कम निश्चित है। हो सकता है अफगानिस्तान से, या शायद पूर्वी भारत में बिहार के हजारीबाग क्षेत्र से। और इस कांसे से बनाते क्या थे? औजार, हथियार। हाँ, कांसे के औजार बनाए, कुल्हाड़ियां, आरियां, छेनी, चाकू। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में हड़प्पा स्थलों से कांसे के हथियार और औजार कम संख्या में मिले हैं। अच्छा, कम क्यों? ये कहना मुश्किल है। शायद उतने उन्नत भी नहीं थे। क्या इसका मतलब है कि वे कम युद्धप्रिय थे या तकनीक अलग थी? ये सोचने वाली बात है। पर मूर्तियां भी बनी कांसे की। हाँ, कांसे का उपयोग मूर्तियों के लिए भी हुआ, जिसका सबसे मशहूर उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिली वो नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल की छोटी सी मूर्ति है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पत्थर के औजारों का इस्तेमाल भी साथ साथ चलता रहा। और शिल्प कला में क्या क्या था? वे कई चीजों में माहिर थे। ईंटें बनाना तो हम देख ही चुके हैं। वे नाव बनाने, खूबसूरत मोहरे तराशने और टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी कुशल थे। गहने वगैरह भी पहनते थे? बिल्कुल। सुनार, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के गहने बनाते थे। सोना चांदी कहाँ से आता था? सोना शायद अफगानिस्तान, ईरान या दक्षिण भारत से, कर्नाटक के कोलाड़ खानों से, और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। वे लापीज लाजूली, जो एक सुंदर नीला पत्थर होता है, कार्नेलियन यानी लाल पत्थर, जैस्पर, एगेड जैसे कई कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के सुंदर मन के बनाने में उस्ताद थे। मन के मतलब बीड्स? जी, बीड्स। चन्हूदड़ो और लोथल जैसी जगहों पर तो मन के बनाने के कारखाने या वर्कशॉप के सबूत भी मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन, पॉटरी? कुमार चाक का भरपूर इस्तेमाल करते थे। उनके बनाए बर्तन मजबूत और अच्छी तरह पके होते थे। ज्यादातर बर्तन सादे हैं, लेकिन कई लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग से तरह तरह के डिजाइन बने हैं। कैसे डिजाइन? पेड़ पौधे, पत्तियां, वृत्त, ज्यामितीय आकार और कभी-कभी मोर जैसे पक्षी या मानव आकृतियां भी। अच्छा, अब आते हैं व्यापार पर। ये अन्न भंडार, इतनी सारी मोहरें, एक लिपि और पूरे इलाके में एक जैसे वजन और माप, ये सब तो यही इशारा करते हैं कि व्यापार बहुत अहम रहा होगा। बिल्कुल, व्यापार उनके अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे कच्चे माल जैसे पत्थर, धातु, शंख और शायद तैयार माल जैसे कपड़े, अनाज और गहनों का भी व्यापार करते होंगे। पैसे कैसे देते थे? सिक्के थे उनके? नहीं, हड़प्पा सभ्यता के अपने सिक्के नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि लेन देन के लिए वे वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। एक सामान के बदले दूसरा सामान। और व्यापार होता कहाँ था? सिर्फ आसपास या दूर भी? दूर तक होता था। लोथल में मिली संरचना, जिसे अक्सर जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड माना जाता है, और अरब सागर तट पर मिली बस्तियां बताती हैं कि वे समुद्री व्यापार में भी सक्षम थे। यहाँ मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध खास तौर पर उल्लेखनीय है। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक? जी हाँ, मेसोपोटामिया के लगभग 2350 ईसा पूर्व के बाद के कीलाक्षर लेखों में मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है। मेलुहा? हाँ, और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था,
जो मेसोपोटामिया के लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो क्या मंगाते थे वो मेलुहा से? उन लेखों के मुताबिक मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से तांबा, कार्नेलियन, हाथी दांत, सोना, चांदी, लाजवर्द मणि और खास किस्म की लकड़ियां मंगाते थे। और क्या हड़प्पा की चीजें वहां मिली हैं? हाँ, ये दो तरफा व्यापार था। हड़प्पा में बनी खास मोहरें मेसोपोटामिया के कई शहरों जैसे ओर, किश, लगश में मिली हैं और मेसोपोटामिया में बनने वाली कुछ चीजें जैसे बेलनाकार मोहरें वो हड़प्पा शहरों में मिली हैं। तो ये पक्का सबूत है व्यापार का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता उस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लोथल की गोदी इसी समुद्री व्यापार का एक प्रतीक हो सकती है। चलिए अब जरा उनके समाज और राजनीतिक जीवन पर नजर डालते हैं। यहाँ लगता है रहस्य थोड़ा गहरा जाता है। हाँ, क्योंकि मिस्र में हमें पिरामिड और मंदिर मिलते हैं, मेसोपोटामिया में जिग्गुरात और महल, लेकिन हड़प्पा शहरों में ऐसी कोई निश्चित रूप से पहचानी जा सकने वाली शाही या बड़ी धार्मिक इमारतें नहीं मिली हैं। विशाल स्नानागार शायद एक अपवाद है। तो सवाल उठता है कि शासन कौन चलाता था? राजा थे या कोई और? यही तो पहेली है। क्या ये व्यापारी थे जिनका दबदबा था? क्योंकि व्यापार, मानकीकरण, शिल्प उत्पादन पर इतना जोर दिखता है। या कर पुरोहित राजा जैसे मेसोपोटामिया में थे, अगर हम विशाल स्नानागार को धार्मिक महत्व दें? ये भी एक संभावना है। ये अभी भी बहस का मुद्दा है। और एक और बात, इतनी एकरूपता कैसे थी? मतलब हजारों किलोमीटर दूर तक एक जैसी ईंटें, एक जैसी मोहरें, बर्तन, बांट। हाँ, ये एक और पहेली है। ये एकरूपता वाकई कमाल की है। इतनी समानता बिना किसी मजबूत केंद्रीय नियंत्रण या साझा सांस्कृतिक नियमों के कैसे संभव हुई होगी? क्या ये एक ही विशाल साम्राज्य था, या कई राज्यों का संघ, या फिर कुछ और? इसका जवाब नहीं है हमारे पास। कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये एकरूपता हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी खासियत और पहेली दोनों हैं। ठीक है, अब उनके धर्म और मान्यताओं के बारे में हमें क्या पता चलता है? क्या मिला है खुदाई में? खुदाई में मिट्टी की बनी छोटी छोटी स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। वे अक्सर भारी गहने पहने होती हैं। इन्हें आमतौर पर मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। ऐसा लगता है कि देवी पूजा काफी लोकप्रिय थी। और वो एक मशहूर मुहर है, पशुपति वाली। हाँ, उसे अक्सर पशुपति मोहर कहा जाता है। इस पर एक व्यक्ति योग जैसी मुद्रा में बैठा है, सिर पर सींगों वाला मुकुट है और उसकी चारों ओर जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। नीचे 2 हिरण भी हैं। तो ये कौन है? शिव? कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का आदि रूप मतलब प्रोटो शिव मानते हैं, जो पशुपति यानी पशुओं के स्वामी कहलाते हैं। लेकिन ये भी एक व्याख्या है, निश्चित नहीं कह सकते। और लिंग पूजा के भी संकेत मिले हैं। हाँ, कई जगहों से पत्थर के बने चिकने गोल या शंक्वाकार टुकड़े मिले हैं, जिन्हें लिंग प्रतीक माना जाता है। और पत्थर की बनी छल्ले जैसी आकृतियां मिली हैं, जिन्हें योनि प्रतीक माना जाता है। इससे लगता है कि लिंग और योनि पूजा भी प्रचलित थी। प्रकृति पूजा भी थी। बिल्कुल, वे प्रकृति की भी पूजा करते थे, खासकर पेड़ों की। पीपल का पेड़ मोहरों पर अक्सर दिखता है, और पशुओं की भी, जैसे कुबड़ वाला बैल या वो एक सींग वाला काल्पनिक पशु। तावीज भी मिले हैं कहते हैं। हाँ, बड़ी संख्या में तावीज मिले हैं। ये इशारा करते हैं कि वे शायद भूत प्रेत, बुरी नजर और हानिकारक शक्तियों में विश्वास करते थे और उनसे बचाव के लिए तावीज पहनते थे। और मरने के बाद क्या होता था? वे आमतौर पर मृतकों को दफनाते थे, कब्र में शव के सिर को उत्तर की ओर रखते थे। कब्रों में शव के साथ मिट्टी के बर्तन और कभी-कभी गहने या तांबे के दर्पण जैसी चीजें भी रखी मिलती हैं। ये शायद मृत्यु के बाद जीवन में किसी तरह के विश्वास का संकेत देता है। लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया से अलग था इनका धर्म। हाँ, काफी अलग नजर आता है। यहाँ हमें भव्य मंदिर, विशाल मूर्तियां या राजाओं के दैवीकरण के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। धर्म शायद ज्यादा व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर रहा होगा। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे बड़ा रहस्य है, उनकी लिपि, स्क्रिप्ट। हाँ, ये तो पक्का है कि वे लिखना जानते थे। हमें हजारों मुहरों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों, तांबे की पट्टिकाओं पर छोटे छोटे लेख मिले हैं, और ये लेखन काफी पहले, लगभग 2500 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। देखने में कैसी है ये लिपि? अक्षर हैं या चित्र? ये देखने में चित्रात्मक लगती है। मतलब इसमें अक्षर नहीं है, बल्कि तरह तरह के निशान या चित्र हैं जो शायद शब्दों या विचारों को दर्शाते हैं। अब तक लगभग 250 से 400 अलग अलग निशान पहचाने गए हैं। तो फिर दिक्कत क्या है?
पढ़ क्यों नहीं पाए इसे? चुनौती यही है कि आज 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं। 100 साल? हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद उनके समाज, शासन, धर्म के बारे में हमारी समझ कहीं ज्यादा गहरी होती। लेख कितने लंबे होते हैं? ज्यादातर लेख बहुत छोटे हैं, औसतन 5-6 निशान के। इसीलिए भी मुश्किल है। आमतौर पर ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, जैसे उर्दू? जी, लेकिन कुछ मामलों में बाउस्ट्रोफेडन शैली के भी संकेत मिले हैं। बाउस्ट्रोफेडन, ये क्या होता है? इसका मतलब है एक लाइन दाएं से बाएं, तो अगली बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, जैसे बैल खेत जोतता है। अच्छा, तो लिखने पढ़ने का ज्ञान शायद उनकी मानकीकरण की प्रवृत्ति से भी जुड़ा था, जैसे वजन और माप की प्रणाली। हाँ, बिल्कुल। बाट और माप का जिक्र पहले भी आया था। व्यापार और शायद निर्माण कार्यों के लिए ये बेहद जरूरी रहे होंगे। उनके बाट अक्सर बहुत सटीक और सुंदर बने होते थे, ज्यादातर क्यूब के आकार के। किस चीज से बने होते थे? चर्ट, जेस्पर या एगेट जैसे कठोर पत्थरों से। और तौलने का सिस्टम क्या था? किलोग्राम? नहीं, उनकी प्रणाली अलग थी। दिलचस्प बात यह है कि छोटे बाटों के लिए वे द्विआधारी मतलब बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे 12,800 तक। बाइनरी कंप्यूटर जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। जबकि बड़े बाटों के लिए वे दशमलव यानी डेसिमल प्रणाली का पालन करते थे। और कोई खास वजन जो बहुत चलता हो? हाँ, जो सबसे आम वजन अनुपात था वो 16 का था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320। 16? ये तो हमारे यहाँ भी चलता था, 16 आने का 1 रुपया। बिल्कुल, और ये 16 का अनुपात कमाल का है। ये भारत में सदियों तक, आधुनिक काल तक चलता रहा। ये हड़प्पा की एक अद्भुत विरासत है। और लंबाई कैसे नापते थे? लंबाई मापने के लिए भी वे शायद निशान लगी छड़ियों या शंख की पट्टियों का इस्तेमाल करते थे। ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं। मिट्टी के बर्तन तो हमने देखे ही, चाक पर बने, अक्सर लाल रंग के, जिन पर काले डिजाइन होते थे। लेकिन मोहरें, सील्स, वो तो बहुत खास लगती हैं। हाँ, मोहरे हड़प्पा सभ्यता की शायद सबसे खास और कलात्मक चीजें हैं। 2000 से भी ज्यादा मिल चुकी हैं। 2000 से ज्यादा? जी, ज्यादातर चौकोर आकार की हैं और स्टिएटाइट या सेलखड़ी नाम के एक नरम पत्थर से बनी हैं। और उन पर बना क्या होता है? उन पर अक्सर किसी जानवर का बहुत सजीव और सुंदर चित्र उकेरा होता है। सबसे आम है एक सींग वाला काल्पनिक जानवर, जिसे आजकल यूनिकॉर्न कह देते हैं। यूनिकॉर्न? हाँ, लगता तो वैसा ही है। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंसा, बकरी जैसे असली जानवर भी हैं। जानवर के चित्र के ऊपर आमतौर पर हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा होता है। और इनका इस्तेमाल क्या था? स्टैंप की तरह? हाँ, माना जाता है कि इनका मुख्य इस्तेमाल व्यापार में होता था। शायद सामान के गट्ठरों या बोरों पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मुहर लगा दी जाती थी, जिससे मालिक की पहचान या माल की प्रामाणिकता पता चलती थी। कुछ लोग इन्हें पहचान पत्र या तावीज की तरह भी इस्तेमाल करते होंगे। तो ये हमें उनकी कला, धर्म और लिपि तीनों के बारे में बताती हैं। बिल्कुल। ये मोहरें हमें उनकी कला, कारीगरी, धार्मिक विश्वासों और उनकी लिपि का सबसे अच्छा नमूना देती हैं। टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली थी? हाँ, पक्की मिट्टी की बनी चीजों में मूर्तियों की भरमार है। इनमें मातृ देवी की मूर्तियां सबसे ज्यादा हैं। पुरुषों की मूर्तियां कम और ज्यादा साधारण हैं, लेकिन बच्चों के खिलौने बहुत मिले हैं। खिलौने? कैसे खिलौने? पहियों वाली बैलगाड़ियां, जानवरों और पक्षियों की आकृतियां, सीटियां, छोटी चारपाइयां, पासे। इससे लगता है कि बच्चों के खेलने पर ध्यान दिया जाता था। और कला में वो कांसे की नर्तकी के अलावा और क्या मिला है? उच्च कला के नमूने कम हैं, लेकिन जो है वो प्रभावशाली हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की बनी लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति, और हड़प्पा से मिली पत्थर की बनी 2 छोटी मूर्तियां, एक लाल बलुआ पत्थर का पुरुष थड़ और दूसरा शायद किसी दाढ़ी वाले पुजारी का सिर और कंधा, जिसे प्रीस्ट किंग कहते हैं। ये दिखाती हैं कि वे त्रिआयामी यथार्थवादी चित्रण में भी सक्षम थे। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबको परेशान करता है। इतनी विकसित, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? मतलब पतन कैसे हुआ? हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता का एक और बड़ा रहस्य है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं थीं
बड़े शहर, योजनाबद्ध बसावट, लेखन, मानक बाट, लंबी दूरी का व्यापार, खास किस्म के बर्तन, वो धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। शहर उजड़ने लगते हैं, आबादी कम हो जाती है। पूरी तरह खत्म हो गई या कुछ बचा रहा? नहीं, पूरी तरह नहीं। इसके बाद भी कुछ ग्रामीण संस्कृतियां, जिन्हें उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा कहते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में लगभग 1200 ईसा पूर्व तक चलती रहीं। लेकिन वो पहले वाला शहरी वैभव खत्म हो चुका था। तो आखिर हुआ क्या था? कोई एक कारण पता है? नहीं, कोई एक कारण नहीं है जिस पर सब सहमत हों। बहुत बहस हुई है इस पर। कई अलग अलग कारण सुझाए गए हैं। जैसे कि? एक है जलवायु परिवर्तन। शायद मौसम बदला, मानसून कमजोर पड़ गया, सूखा पड़ने लगा या सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं। इससे खेती मुश्किल हो गई होगी। और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बार बार भयंकर बाढ़ आने के सबूत मिले हैं। हो सकता है भूकंप या जमीन के ऊपर उठने या धंसने जैसी घटनाओं ने नदियों के रास्ते बदल दिए हों या शहरों को तबाह कर दिया हो। नदियों का मार्ग बदलना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आर्यों के आक्रमण का भी सिद्धांत था शायद। हाँ, एक जमाने में मॉर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने ये सिद्धांत दिया था। इसका आधार मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकाल और ऋग्वेद में इंद्र द्वारा किलों को नष्ट करने का जिक्र था। तो क्या ये सही था? अब ज्यादातर विद्वान इसे नहीं मानते। पुरातात्विक सबूत भी आक्रमण के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। और हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के माने जाने वाले आगमन से पहले ही शुरू हो गया था। तो फिर क्या माना जाए? अब आम राय ये है कि पतन किसी एक कारण से अचानक नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर और शायद अलग अलग कारणों के मिले जुले असर से हुई। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, शायद संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, व्यापार में गिरावट, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का कमजोर पड़ना, ये सब कारक शामिल हो सकते हैं। तो पतन के बाद क्या हुआ? वो शहरी पहचान खो गई? हाँ, वो खास शहरी पहचान खो गई। लिपि का इस्तेमाल बंद हो गया, मानक बाट नहीं रहे, वो खास बर्तन बनने बंद हो गए, बड़े शहर वीरान हो गए, कांसे का इस्तेमाल भी कम हो गया। और इसी जगह क्या आया? इसकी जगह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में नई, ज्यादातर ग्रामीण संस्कृतियां पनपी। इन्हें अक्सर ताम्रपाषाणिक कहते हैं, मतलब जहां तांबे और पत्थर के औजारों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये छोटी कृषि बस्तियां थीं। लेकिन क्या हड़प्पा का कुछ असर बाकी रहा इनमें? हाँ, इन बाद की संस्कृतियों में हड़प्पा काल के कुछ शिल्प, जैसे बर्तन बनाने की तकनीक या कुछ डिजाइन, बदले हुए रूप में जारी रहे। एक तरह से शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर वापसी हुई। यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि क्या हड़प्पा संस्कृति ही आर्यों की संस्कृति थी? जैसा हमने पतन के कारणों पर बात करते हुए देखा, आमतौर पर ऐसा नहीं माना जाता। दोनों में कई बुनियादी अंतर दिखते हैं। हड़प्पावासी शहरी, व्यापारी, साक्षर थे, मुहरें इस्तेमाल करते थे, मातृदेवी और पशुपति की पूजा करते थे, घोड़ा कम महत्वपूर्ण था। जबकि शुरुआती वैदिक आर्य ज्यादातर ग्रामीण, पशुपालक, घुमंतु थे। उनकी संस्कृति मौखिक थी, वे लिखना नहीं जानते थे, मोहरों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके मुख्य देवता इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे पुरुष देवता थे और घोड़ा उनके जीवन का अभिन्न अंग था। कालक्रम भी अलग है। तो क्या इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता आई, चमकी और फिर पूरी तरह मिट गई, उसका कोई निशान बाकी नहीं रहा? शायद ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि भले ही हड़प्पा सभ्यता एक इकाई के रूप में खत्म हो गई, लेकिन उसके कई तत्व नष्ट नहीं हुए, बल्कि बाद की भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। अच्छा, जैसे क्या? उसकी विरासत क्या है? कई चीजें हो सकती हैं। कुछ धार्मिक प्रथाएं, जैसे मातृदेवी की पूजा का शक्ति पूजा में बदलना, पशुपति का शिव के रूप में विकसित होना, पेड़ और पशु पूजा, लिंग पूजा, ये सब बाद के हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण रहे। शायद योग की जड़ें भी यहीं हों। और वो 16 के अनुपात वाली बाट और माप प्रणाली, कपास की खेती, शायद बर्तन बनाने की तकनीक, मनके बनाने की कला, नगर नियोजन का विचार भले ही बाद में कम इस्तेमाल हुआ। तो ये पूरी तरह मिटी नहीं, बल्कि बदल गई और कुछ चीजें जारी रहीं। हाँ, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत के पहले महान शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है।
हमने उनके कमाल के शहरों की योजना देखी, उनकी कारीगरी और व्यापार को समझा, उनकी अनोखी धार्मिक दुनिया की झलक पाई, उस रहस्यमयी लिपि को देखा जो आज भी एक पहेली है, और उनके पतन के उलझे हुए कारणों पर गौर किया। ये सभ्यता हमें दिखाती है कि भारत का अतीत कितना पुराना, कितना विकसित और कितना कितना पेचीदा रहा है। वाकई जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा भी जानना बाकी है। बिल्कुल। और हर नई खोज, हर नया विश्लेषण हमारी समझ को थोड़ा और बेहतर बनाता है, लेकिन साथ ही नए सवाल भी खड़े कर देता है। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का